बच्चों पता है कार्बोनाइल कंपाउंड किसे बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ स्लैश स्लैश सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा ठीक है, तो बताइए मुझे जरा CH3 डबल बॉन्ड ONH2 क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है? यस सर। यस सर। ओके। CH3 डबल बॉन्ड OC2H5 क्या ये कार्बन कंपाउंड ये भी है फिर? नो सर। नो सर। नो सर। वाई? क्यों, इसमें तो C डबल बॉन्ड O नहीं है क्या? ये देखो C डबल बॉन्ड O है। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ सर ओ भी आ गया ना, ये एसिटिक वाला CO है तो बढ़िया। फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 भी आ गया। अच्छा, नाउ टेल मी CH3 डबल बॉन्ड OCl ये है कार्बोनिल कंपाउंड? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। CH3 डबल बॉन्ड OH क्या ये है कार्बोनिल कंपाउंड? ये भी है, ये आ गया C डबल बॉन्ड O देखो। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो आपको बता दूं कि ये चारों कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। कार्बन कंपाउंड्स केवल एल्डिहाइड और कीटोन्स को बोलते हैं, और ये जो चार लिखे ना मैंने, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप जानते ही हो। और ये जो होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, जिसे बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। सो दीज आर द एसिड डेरिवेटिव। कार्बन कंपाउंड्स केवल एल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं, एल्डिहाइड प्लस कीटोन को, ठीक है। और एल्डिहाइड का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो, RC डबल बॉन्ड OH, और कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR। इनका जो CO ग्रुप होता है ना बच्चों, ये CO ग्रुप इनके CO ग्रुप से बहुत अलग है। वो कैसे? यहां पर देखो लोन पर रेजोनेंस कर रहा है, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, यहां पर सिंगल रेजोनेंस ऐसे हो जाएगा। तो ये सब एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तो इस चैप्टर में हमको ये भी पढ़ना है। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन को कंबाइन बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने के बाद हम चैप्टर में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। कीप इन माइंड कि इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। प्लीज़ बीच में हो सके तो जब तक मैं ना पूछूं तो माइक को अनम्यूट मत करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी बेकार हो जाती है। ओके बच्चों, और आपको जब भी लगे कि कहीं कोई मेरी वॉइस क्लियर नहीं आई तो मुझे बता देना। मैं अब नेट का तो कुछ नहीं कर सकते, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, और सभी लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो कि आपको आती भी होगी। एंड देखो, इंट्रोडक्शन में पहले कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। किसी चैप्टर को बहुत अच्छे समझना है तो क्वेश्चन से लेके चलते हैं। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ C3H8O, C3H8O ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों, और मैं पूछूं कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने एल्डिहाइड और कितने कीटोन पॉसिबल हैं। हाउ मेनी एल्डिहाइड तो 2 बन जाएंगे और कीटोन एक भी नहीं बनेगा। हाउ मेनी एल्डिहाइड्स, ओके, हाउ मेनी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन पॉसिबल, ठीक है। सो एक बच्चे ने बोला कि 2 एल्डिहाइड बन जाएंगे, तो चेक करते हैं उसका आंसर। अब हमें पता है कि एल्डिहाइड बनाना है तो हमको चाहिए CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और कीटोन बनाना है तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप चाहिए, और इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होगा R1 R2। सेम एल्काइल ले लो या डिफरेंट एल्काइल ले लो, है ना बच्चों। एक चीज बताओ मुझे, कैसे चेक कर लेते हो कि इसमें 2 एल्डिहाइड होंगे कीटोन होगा? आपने तुरंत बना के देख लिया क्या? और एक चीज मुझे और बताओ, क्या आपने एक कंसेप्ट का नाम सुना है, DU? ये सुना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? यस सर।
यस सर। वेरी Yes, गुड। sir. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ओके। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हम बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी गिवन मॉलिक्यूल से, कि उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, कि उसमें रिंग बन सकती है कि नहीं बन सकती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है वो कंपाउंड में डबल बॉन्ड, रिंग एक्सेट्रा को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ये 11th का टॉपिक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का, वो होता है C+1 माइनस M माइनस T डिवाइड बाई 2, जहाँ पे C होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 प्लस वन कर दिया मैंने, माइनस M होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो। हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती? 1। और हैलोजन की कितनी वैलेंसी होती? 1। तो हैलोजन तो यहाँ पे है नहीं, हाइड्रोजन कितने? 8, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 8। ओके, नेक्स्ट 8 माइनस T फॉर ट्राइवैलेंट, ये T है बच्चों, T फॉर नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम। कितने ट्राइवैलेंट एटम इस मॉलिक्यूल के अंदर? इस मॉलिक्यूल के अंदर एक भी ट्राइवैलेंट एटम नहीं है। ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट होता है ना, तो यहाँ पर मैं रखूंगा 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया ये? 3 + 1 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि इस मॉलिक्यूल की DU कितनी है? 0। पहले बताओ जल्दी से, क्या इतनी बात समझ में आएगी सभी बच्चों को? यस या नो? यस सर। ओके, जब किसी मॉलिक्यूल की DU 0 होती है तो इसको हमेशा ध्यान रखना, याद कुछ नहीं करना। वैसे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 0 होती है मॉलिक्यूल की, तो उस मॉलिक्यूल में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं हो सकता। उस मॉलिक्यूल में कभी रिंग नहीं हो सकता। जिस बच्चे ने बोला कि इसके 2 एल्डिहाइड बन सकते हैं, सोचो अगर उसने 3 कार्बन से एल्डिहाइड ये बना दिया मान लो, तो इस एल्डिहाइड में आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3 + 2 + 1 कितने हुए? 6। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 8। दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल के अंदर ना तो एल्डिहाइड है और ना ही कीटोन है। कितने एल्डिहाइड है? 0। कितने कीटोन है? 0। बिकॉज एल्डिहाइड बनने के लिए C डबल बॉन्ड OH ये ग्रुप होना चाहिए, और कीटोन बनने के लिए C डबल बॉन्ड O R ग्रुप होना चाहिए। जहां पर एक डबल बॉन्ड होता है उसकी DU 1 होती है। क्या ये बात जानते हो आप लोग? एक डबल बॉन्ड की DU 1 होती है। यस सर। Yes, sir. इसको आप ऐसे देख सकते हो, आप ऐसे देख सकते हो, DU को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि किसी, बहुत ही मतलब मैं समझाने के साथ बता रहा हूँ क्योंकि इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है अभी। किसी मॉलिक्यूल में कितने H2 ऐड किए जाएं कि वो CnH2n+2 इस फॉर्मूले को बिलोंग करता Saturated है, बन जाए। राइट? हाँ, सैचुरेट बन जाए। जैसे ईथीन है, ईथीन में कितने H2 ऐड किए जाएं कि ये एल्केन बन जाए? द आंसर इज 1H2। तो इसकी DU कितनी हो गई? 1। और मैं कहूँ एल्काइन में कितने H2 ऐड किए जाएं जिसकी DU इसकी 1 हो, DU इसकी 0 हो जाए, तो कितने H2 ऐड करो इसमें? 2H2। तो कितना आ जाएगा? CH3 तो इसकी DU कितनी आ गई? 2। जितने H2 ऐड करने होते हैं दैट इज इट्स DU। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ये C2H6 हो गया ना बच्चों, तो CnH2n+2 हो गया, और ये भी C2H6 है, CnH2n+2 हो गया। अब अगर कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो उसकी DU 1 होनी चाहिए ना। इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसकी DU 1 है, और कीटोन की डबल बॉन्ड 1 है, तो यहाँ पे DU 1 है। एटलीस्ट एक DU होना चाहिए किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन होने के लिए। क्या ये बात ट्रू है? किसी कंपाउंड को एल्डिहाइड या कीटोन होने के लिए उसकी एटलीस्ट कितनी DU होनी चाहिए? 1. क्या इस बात से सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं? अगर सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं तो प्लीज यस बोलो एक बार। यस सर। सर. और इस मॉलिक्यूल की DU कितनी आई बच्चों? 0। तो क्या इसमें कोई एल्डिहाइड कोई कीटोन पॉसिबल है? नो सर। ओके, तो आंसर है नो। तो इसमें इसका आंसर दोनों क्या आ गया? 0। तो एक क्वेश्चन अभी हमने किया। देखो एक बात और, आज तो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास भी है और मैं सिलेबस को भी आगे लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई टाइम जो है पास कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको एक मॉलिक्यूल दिया है
और उसके सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाते हो तो बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आ गई, सबसे पहला पॉइंट। और सीबीएसई में भी इस पर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एक ऐसे दे देंगे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इस टाइप की रिएक्शन करता है, उस टाइप की रिएक्शन करता है, तो बताओ ये इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। और इवन अगर आप जेई का पेपर दो तो जेई एडवांस में तो 12 नंबर का पैसेज तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में आ जाता है। अब ये छोटी बात है बिल्कुल, बट डीयू बोर्ड में आप डीयू लिखें चाहे लिखें, लेकिन आपको डीयू का आइडिया जरूर होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होंगे कि नहीं होंगे, सिंगल बॉन्ड ही होंगे केवल क्या, या फिर इसमें रिंग होगी कि नहीं होगी, इसका आइडिया हमेशा होना चाहिए। चलो, तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही पॉसिबल नहीं है। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ, ये सब इंट्रोडक्शन ही है तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, मैं C4H8O लिखता हूँ और इसमें पूछूं मैं आपसे कि कितने एल्डिहाइड्स कितने कीटोन पॉसिबल हैं। तो पहले बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, इसकी डी यू। क्या निकालेगा इसके, डी यू। डी यू इसकी 1 आ जाएगी। शाबाश, किसी बच्चे ने 1 बता दिया, या मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। तो इसकी डी यू 1 है और डी यू 1 है तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, अब मान लो डी यू 1 आ जाए और उसमें ऑक्सीजन ना हो, तब क्या एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है क्या? एल्डिहाइड कीटोन होने के लिए एटलीस्ट एक ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना बच्चों। यस सर। हाँ सर। अब क्वेश्चन है कि चलो इसमें एल्डिहाइड पॉसिबल भी है और कीटोन भी पॉसिबल है, तो क्वेश्चन है कि इसके बनाऊं किसे, कैसे बनाऊं, किसमें कितने एल्डिहाइड्स हैं। तो उसका देखो तरीका क्या है। पहले एल्डिहाइड बनाना है तो आप एल्डिहाइड लिखो ऐसे, और एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है तो इस मॉलिक्यूल से CHO को बाहर कर दो। अगर मैं इससे CHO को बाहर कर दूं तो बताओ अंदर क्या बचा इसमें, C3H7। वेरी गुड। C3H7 को हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल ग्रुप। और किसी को पता है प्रोपाइल कितने पॉसिबल होते हैं? 2 प्रोपाइल पॉसिबल हैं। C3H7 को बच्चों हम 2 तरीके ले सकते हैं, एक CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3। एक सेकेंड, या नाउ इट्स क्लियर। प्रोपाइल को हम 2 तरीके ले सकते हैं, एक होता है एन प्रोपाइल, एक होता है आइसोप्रोपाइल। तो बच्चों इस प्रोपाइल को मैं 2 तरीके ले सकता हूं ना, तो बताओ एल्डिहाइड कितने हो गए? 2। वेरी गुड, हो गई बात। देखो 2, तो इसके 2 एल्डिहाइड हैं और दोनों मैं ड्रॉ करता हूं, CH3 CH2 CH2 CHO CH3 CH3 और CHO। देखो मैंने CHO को एज इट इज रखा है यहाँ पर, और बस इस प्रोपाइल को मैं 2 तरीके ड्रॉ कर लिया। अब इनकी IUPAC नेम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4 तो ब्यूटेनल, और इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4 2 मिथाइल प्रोपेनल। बताओ ये कौन से आइसोमर है दोनों जो बने हैं बच्चों? इसमें कार्बन चेन कितने की है, 4 की। यहाँ पे कार्बन चेन कितनी है, 3 की। तो कौन से आइसोमर हुए, चेन आइसोमर्स। अब कोई चेन आइसोमर की डेफिनेशन थोड़ा हम याद करेंगे, अब जल्दी से अप्लाई करना सीखेंगे। अब तो हम 12th में आ गए हैं, अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। छोटे छोटे कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है। तो इस मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड पॉसिबल हैं, सभी बच्चों को क्लियर है एकदम? यस सर। और दोनों एल्डिहाइड के बीच में चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ये भी क्लियर है। तो देखो एक मॉलिक्यूल लिखा, उसको ड्रॉ किया, उनकी आइसोमेरिज्म की, उनका IUPAC नेम बता दिया। इससे धीरे धीरे हमारे कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। अब आते हैं कीटोन में, कि इसको कीटोन कितने बनेंगे। कीटोन बनाने के लिए क्या करो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि C+O के दोनों तरफ क्या लगाने पड़ते हैं, एल्काइल। तो कीटोन जब भी बच्चों बनाना हो ना, तो पहले एक तरफ मिनिमम कार्बन का एल्काइल लगाया करो। तो मिनिमम कार्बन का एल्काइल क्या होता है, CH3, उससे बड़ा एल्काइल C2H5, उससे बड़ा एल्काइल C3H7, उससे बड़ा C4H9, राइट बच्चों, एंड सो ऑन। आपको पता है एल्काइल के फॉर्मूले। तो एक तरफ मिनिमम एल्काइल लगाओ। अब मैंने मिनिमम लगा दिया, बताओ कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन बचे अब इस मॉलिक्यूल के अंदर, इतना हटाने के बाद इससे? C3H5।
C2H5 C2H5। अब बताओ बच्चों, C2H5 तो एक ही होता है, क्या C2H5 को दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो एक कीटोन बन गया, क्या इसका दूसरा कीटोन हो सकता है क्या? ट्राई करते हैं। तो क्या करो, जिधर आपने मिनिमम लगाया ना उसको अरेंज करो, मतलब इसको बड़ा साइज करो। तो C3H के बाद क्या आता है? C2H5। और इसको बड़ा करने के लिए कार्बन कहाँ से लेके आओगे? बड़े वाले से, तो CH3। क्या रिपीट हो गया? तो रिपीट हो रहा है, यानी कि इसमें एक ही कीटोन पॉसिबल है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में कितने एल्डिहाइड? यू विल से 2। कितने कीटोन? यू विल से 1। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा बताओ जरा, बस लास्ट क्वेश्चन, दोनों एल्डिहाइड के बीच में चेन आइसोमरिज्म है, एल्डिहाइड का कीटोन से कौन सा आइसोमरिज्म होगी? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या बेटा? फंक्शनल। वेरी गुड। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो आइसोमरिज्म तो होनी है, इसलिए उसमें फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, दोनों एल्डिहाइड का कीटोन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया और इनके आईपीसी नेम भी कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड में। इंट्रोडक्शन को ऐसे सीखते हैं, अदर चीज़ें आपको सर ने बहुत अच्छे से बताई दी है बच्चों। देखो C5H12O। अब ये क्वेश्चन फिर से आपके लिए है और इस क्वेश्चन से आपकी बहुत नॉलेज बढ़ेगी। C5H12O में बताना है आपको कितने एल्डिहाइड और कितने कीटोन बनेंगे। हाउ मेनी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पॉसिबल। How many aldehydes and ketones possible? ठीक है, so tell me how will you solve this question? तो 0 बिल्कुल सही जवाब। और मैंने इसको कर दिया अब 10, मुझे 10 ही करना था, बिल्कुल सही। तो मुझे देखना था प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। तो अगर C5H12 करूंगा तो उसकी DU 0 आएगी, तो कोई भी एल्डिहाइड नहीं होगा, कोई भी कीटोन नहीं होगा। C5H10, अब इसमें बताना है तो पहले DU चेक किया करो, DU को मन में चेक कर लिया करो, क्योंकि DU कहीं निकाल के दिखाना नहीं होता है हमको। तो इसमें कितनी इसकी DU क्या है? 1। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, दैट मीन्स इसमें एल्डिहाइड कीटोन पॉसिबल हो सकता है। अब पहले बनाते हैं एल्डिहाइड्स। तो जब हम एल्डिहाइड्स बनाएंगे तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हमको फंक्शनल ग्रुप CHO को अलग करना पड़ेगा। अब CHO अलग करने के बाद बताओ क्या बचा इस मॉलिक्यूल के अंदर? C4H9। वेरी गुड, C4H9। और C4H9 को क्या बोलते हो आप लोग? ब्यूटाइल। अब आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ब्यूटाइल कितने होते हैं टोटल? 4 एल्डिहाइड बनेंगे। वेरी गुड, 4 एल्डिहाइड बनेंगे, क्योंकि उस बच्चे को ये पता है कि ब्यूटाइल 4 होते हैं। वेरी गुड। तो देखो 4 ब्यूटाइल होते हैं, 2 कीटोन बनेंगे। कितने कीटोन? 2। अच्छा, कीटोन को मैं भी चेक करता हूँ। आई थिंक उसका आंसर राइट नहीं है, बट गुड, वेरी गुड, आपका एल्डिहाइड बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चों, ये बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें, ये सब आपको पहले से भी आती होंगी, और इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार रिवीजन इसका हो जाए तो आगे इस तरह के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो देखो C4H9 को जब ड्रॉ करोगे तो देखो इसके 4 एल्काइल बन सकते हैं, जब चारों कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन में हो। जब चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं तो उसको नॉर्मल बोलते हैं, और इसको लिखेंगे N ब्यूटाइल। इसको कोड वर्ड में लिख सकते हैं NBU। अब अगर मैं एक ब्रांचिंग कर दूं टेल से सेकेंड पर तो CH2 बचेगा। इसका नाम जानते क्या होता है? जब एक ब्रांचिंग हो जाए क्या बोलते हैं इसको, बताओ? आइसो। अच्छा, आइसो किसी बच्चे ने बताया, बिल्कुल सही। सेकेंडरी किसी बच्चे ने बोल दिया। देखो सेकेंडरी पहचानने का सिंपल तरीका है कि जहां पर बैलेंसी खाली है ना वो कार्बन सेकेंडरी होना चाहिए। बताओ ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? एक ही जुड़ा है बच्चों। तो ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी है सेकेंडरी, जिसपे मैंने फिंगर रखी है? प्राइमरी। तो फिर ये कभी हाँ तो फिर कभी ये सेकेंडरी नहीं हो सकता। तो इसलिए तो फिर सेकेंडरी नहीं हो सकता, और ब्रांचिंग हो रही है और ये प्राइमरी है, तो पक्का वो आइसोब्यूटाइल होगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है आइसोब्यूटाइल निकालने का, कि ब्रांचिंग बस उस पोजीशन पे ना हो जहां पर बैलेंसी खाली है।
तो ये भी प्राइमरी, स्ट्रेट चेन तो एन ब्यूटाइल, ब्रांचिंग तो आइसोब्यूटाइल। दिस इज आइसोब्यूटाइल और इसको कोड में लिखते हैं IBU, कोड में लिखते हैं इसको IBU। अभी और बनेंगे इसमें दो, और जो रेस्ट टू बनाऊंगा मैं, देखो A B, हाँ अब C मैं यहाँ बनाऊंगा। देखो अभी आपने सेकेंडरी ब्यूटाइल कहा था ना, तो मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाता हूँ। देखो सेकेंडरी और आइसो में यहाँ से फर्क भी समझ जाओगे और अच्छे से। ये कौन है आपका, बताओ? सेकेंडरी ना, क्योंकि जहां पे वैलेंसी खाली है वहां पर वो कार्बन, कितने कार्बन जुड़ा है? 1 2 कार्बन से, इसलिए सेकेंडरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके ओके बच्चों, अब एक और बचा है, टर्सरी बन सकता है। टर्सरी भी बन जाएगा। हाँ वेरी गुड। देखो टर्सरी में जहां पर वैलेंसी खाली है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा, तभी तो होगा टर्सरी। तो 1 2 और ये देखो 3, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, सो इस तरीके से टोटल कितने एल्डिहाइड हो गए? 4। अब यहाँ पे CHO लगा दो आप, CHO और यहाँ पर भी CHO और यहाँ पर भी CHO, 4 एल्डिहाइड बन गए। अब देखो अगर मॉलिक्यूल को इस तरह ड्रॉ करना आता है अच्छे से, तो समझो कि बहुत सारी ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आते हैं कीटोन में। कीटोन को ड्रॉ करना है। किसी बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कीटोन्स का। कीटोन्स कितने बनेंगे? सो कीटोन बनाने के लिए C डबल बॉन्ड O लिखो पहले, और पहले एक तरफ मिनिमम कार्बन का एल्काइल ग्रुप लगाओ। तो मिनिमम कार्बन क्या हो गया? CH3। कितने कार्बन बच गए? बताओ कितने कार्बन का एल्काइल बच गया बच्चों? 3। C3H7। वेरी गुड। C3H7 के अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कितने एल्काइल बनते हैं? बताओ बच्चों, C3H7 के कितने एल्काइल बनते हैं? थोड़ी देर पहले बताया मैंने। 3। अरे प्रोपाइल होता है ना, प्रोपाइल तो 2 ही होते हैं ना, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल। हाँ, तो इसके 2 बन जाएंगे। आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब फिर देखो अरेंज करो। जब अरेंज करोगे तो इस एल्काइल का साइज बढ़ाओ, तो C2H5, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बचा फिर से? C2H5। यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ गया, तो यहाँ पे एल्काइल बड़ा हो गया, ये एल्काइल छोटा हो गया। क्या ये कीटोन पहले वाले कीटोन से अलग नहीं बच्चों? यस सर। हाँ अलग है ना, इसलिए। और इसमें कितने बनेंगे? एक, क्योंकि इथाइल का तो एक ही स्ट्रक्चर होता है। एक ही बनेगा। इसके बाद फिर अरेंज करके देखेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे जब तक सारे पॉसिबिलिटी ना आ जाए, फिर ट्राई करें। तो इसका साइज और बढ़ा दिया मैंने लेफ्ट वाले का, तो ये C3H7 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा? CH3। क्या रिपीट नहीं हो गया बच्चों? क्या रिपीट नहीं होगा पहले वाले से? तो इसको हटा दिया। कितने कीटोन हो गए? 3। हाँ, बस मैं एज ए टीचर आपको समझा रहा हूँ। आप जब भी बनाओगे ना, तो इसके दोनों ड्रॉ कर लोगे अच्छे तरीके से, है ना। इसको एक बार तीनों कार्बन स्टेट में और एक में ब्रांचिंग कर दोगे आइसोप्रोपाइल वाला। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर, नो सर बोलो। यस सर। आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो एक तो इस तरह क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, और इस तरह क्वेश्चन करने को मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको। वो ये हिंट क्या है कि जब भी CH3 हो लेफ्ट या राइट में, तो हमेशा उसका एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। जब C2H5 हो लेफ्ट राइट में, तो एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। C3H7 हो तो 2 पॉसिबल है, और C4H9 हो तो कितने पॉसिबल है? 4। अभी बताया ना बच्चों, आइसोब्यूटाइल, हाँ, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सी ब्यूटाइल। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क के लिए, अगर C5H11 है तो कितने एल्काइल पॉसिबल होंगे? अगर अभी किसी को पता है तो बहुत खुशी की बात होगी, अदरवाइज वो ट्राई कर सकता है। C5H11 के कितने एल्काइल पॉसिबल हैं? और ऐसा क्वेश्चन तो एल्काइल हैलाइड चैप्टर में इंडेक्स में दे भी रखा है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या बच्चों क्या आंसर आया? 3। 3। जब एक चीज बताओ मुझे,
यूज सम माइंड। जब C4H9 के 4 बन रहे हैं तो इतना बड़ा अल्काइल हो गया तो ज़्यादा बनेंगे ना उससे बेटा। 5 तो 4 के बाद 5 आपने लगा दी मैथ्स 1 2, अच्छा 3 गायब है यहाँ पे, 1 2 4 फिर 5, ये भी गलत हो गया। 4 8 8 इज द राइट आंसर। किसी बच्चे ने दोगुना कर दिया और वो सही तुक्का लग गया, 8 है आंसर। लेकिन मैं नहीं रटा रहा इसको आपको, आप इसको बना के देखना कभी, और अगर इसको बना लोगे ना तो मैं आपसे सच कह रहा हूँ कम से कम 100 प्रॉब्लम्स, कम से कम 100 प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो गई। आप देख लो सोच करके। मैं आपसे पूछूं C3H7Cl के कितने एल्काइल क्लोराइड बनेंगे, क्या जवाब दोगे आप? 2 जवाब नहीं दोगे इसका? और यस सर और ये बताने के बाद न जाने कितने क्वेश्चन हो गए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों, ये 2 बनेंगे क्योंकि अभी हमने बताया कि C3H7 को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ए का या बी का? टेल मी, ए का या बी का? ए का, क्योंकि आपको पता है ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाते हैं। क्यों बच्चों, सही है ना एकदम? अच्छा नाउ मैं आपसे पूछ लूं कि C4H9Cl के कितने एल्काइल क्लोराइड बनेंगे, तब क्या जवाब दोगे? 4 बिल्कुल सही, 4। और सबके नाम भी देखो जल्दी से पता होंगे, आपने अभी सीखा। एक होगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एक होगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और एक टर्सी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बच्चों एकदम क्लियर है ना एकदम? यस सर हाँ शाबाश। लेकिन मैं आपसे यहाँ पूछ लेता C5H11Br के कितने बनेंगे, तब क्या जवाब दोगे? 8 8 8 बनेंगे। 8 बनेंगे। और ध्यान रखना इसके 8 आपको बना के देखने पड़ेंगे, एक बार तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके 8 बनाने से जानते क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल के अंदर न जाने कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन के, जो कि एनसीईआरटी के इंडेक्स में भी हैं और जेईई जैसे एग्जाम में भी आए हैं कई बार। तो क्या इसको एक बार हम लोग ड्रॉ कर लें क्या बच्चों? यस सर ओके चलो ट्राई करते हैं C5H11 के एल्काइल। और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिखी ना आज की क्लास की, ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरी ऑर्गेनिक में अप्लाई करनी है। देखना आपके कितने क्वेश्चन होते जाएंगे पहली क्लास से ही। देखो C5H11 के एल्काइल बनाने के लिए आप क्या करो, याद करो 10th क्लास को जब आपने C5H12 के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। और C5H12 एल्केन है, इसका नाम पेंटेन होता है, दैट इज पेंटेन। अब ये कौन सा पेंटेन है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन, वो हम देखेंगे। इसके 3 आइसोमर बनते थे जब आपने 10th में से ड्रॉ किया था। पहला था CH3 CH2 CH2 CH3, दूसरा 4 कार्बन की चेन हो गई और यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी, और तीसरा CH3 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 और CH3, इसके 3 आइसोमर ये हो गए बच्चों। लेकिन हमको C5H12 तो ड्रॉ नहीं करना है, हमको तो C5H11 ड्रॉ करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इससे एक H को कम करना है। जब इससे एक H कम करेंगे तो C5H11 बचेगा, और C5H11 जब बचेगा तो इन सभी मॉलिक्यूल से एक H कम करो, और एक H कम करके उसी की जगह ClBr कुछ लगा लो। अगर आपको ज़्यादा समझना है तो देखो कैसे कम कर सकते हैं एक H। मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन से इस पोजीशन, 3 पोजीशन से एक H कम कर सकता हूँ। तो क्या बना देखो, CH3 CH2 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 डैश, CH3 CH2 CH2 CH डैश, और फिर तीसरी पोजीशन से CH3 CH2 CH डैश CH2 CH3। देखो ये था एन पेंटेन, और एन पेंटेन से मैंने 3 एल्काइल बना दिए। अब जरा इसको देखो, बीच वाले में तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
इसमें कहाँ कहाँ एल्काइल बना सकते हो, मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा। एक इस H को कम करके एल्काइल बना सकते हो, एक इस H कम करके बना सकते हो, एक इस H को कम करके बना सकते हो, और ये दोनों सेम नेचर के हैं, एक इस H को कम करके बना सकते हो। तो बताओ जरा, ये जो आइसोपेंटाइल लिखा है इसमें कितने एल्काइल पॉसिबल हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बताओ। 4। इसके कितने बने? 3 एल्काइल, इसके बने 4, इसमें कितने बनेंगे? लास्ट वाले में एक बनेगा, जिसका नाम है नियोपेंटाइल। वेरी गुड, नियोपेंटाइल। इस तरीके से ये नियोपेंटाइल हो गया। तो बताओ फिर इस मॉलिक्यूल के टोटल कितने एल्काइल हो गए? 1 2 3 8, ये हो गया। वेरी गुड। अब बच्चों वेरी गुड बच्चों, अब जरा ध्यान देना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैंने पूछा था C5H11Br के कितने एल्काइल बनेंगे। ये तो एनसीईआरटी की एंट्री से क्वेश्चन है। तो एक बार Br आप यहाँ लगा दो, एक Br यहाँ पर, एक Br यहाँ पर। मैं इसको अब इसमें जो 4 बनते हैं उसको भी देख लो, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये वाला आइसोमर था ना। एक बार इस H को हटा के Br लगा दिया, एक बार यहां पर, एक बार इस H को हटा के Br लगा दी इस वाले को, और एक बार इन दोनों में किसी एक H को हटा करके बच्चों, 1 सेकेंड, यस, CH2Br CH2 CH3 हो गए 4 इसके टोटल। देखो, और लास्ट वाला क्या था? नियोपेंटेन, उसमें किसी एक H को कम करके आप Br लगा दीजिए। बच्चों देखो, मैंने 8 स्ट्रक्चर पूरे ड्रॉ कर दिए ना, 8 के 8 ड्रॉ कर दिए। अरे कुछ तो यस वस बोलो, कुछ भी यस या नो। यस सर। अब मेरा ड्रॉ करने का एम जानते हो क्या था? एक चीज और बताना था मुझे, कि जो 8 स्ट्रक्चर बने हैं, इन 8 में से कितने में 8 में से कितने में कायल सेंटर प्रेजेंट है? ये क्वेश्चन भी मुझे आपसे जानना था। कायल सेंटर क्या होता है? अच्छा, इसकी चारों वैलेंसी अलग। बिल्कुल सही। तो देखो, sp3 हाइब्रिडाइज और चारों ग्रुप उससे अलग जुड़े हैं। क्या बच्चों ये कायल सेंटर है कि नहीं, बताना जल्दी से, जिसमें मैंने ग्रीन से मार्क किया है। यस सर। ये वाला है क्या? ये वाला है क्या? ये कार्बन नहीं है ना? नहीं है सर। ओके, 4 है टोटल, 4 है टोटल। हाँ। बच्चों बताना, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, क्या ये कायल सेंटर है क्या? नहीं है सर। क्या बात कर दी आप लोगों ने, है ना? ये हाँ, आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन और Br है ना। अच्छा, इसमें कोई कायल सेंटर है क्या बच्चों, इस वाले मॉलिक्यूल में? है सर। CH पे ना, सर। CH पे ना टोटल 3 Yes, sir. कायल सेंटर मिलेंगे। अब देखो, अब बच्चों देखो, अगर फॉर्मूले से बचना है तो इस बात को ध्यान रखो कि जब भी C5H11 एल्काइल होगा तो हम उसमें जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे उसमें केवल 3 कायल सेंटर आएंगे। हमेशा के लिए वैलिड है, क्योंकि जो चीज़ थ्योरी से आती है, फॉर्मूले से नहीं आती है, वो कभी गलत भी नहीं होती। ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि C4H9Br कि कितने एल्काइल बनेंगे और उसमें कितने एल्काइल ऐसे हैं जिसमें कायल सेंटर है, तब क्या जवाब देते? तो इसमें चारों आप बनाते और केवल एक स्ट्रक्चर ऐसा आता है जिसमें कायल सेंटर आता है। जानते हो कौन सा है? ये वाला। जब आप सेकेंडरी वाला बनाते CH Br CH3, क्या बच्चों इसमें ये सेंटर कायल सेंटर है कि नहीं, बताओ? है सर। यस सर। वेरी गुड। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जितना मैंने अभी पढ़ाया ना, ये कंक्लूड कर रहा हूँ।
और अब आपके अनलिमिटेड क्वेश्चन हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जितना मैंने पढ़ाया उसको एक बार लिखता हूँ कि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया क्या है। प्लीज माइक को म्यूट रखें। ओके, देखो CH3 बताया, C2H5 बताया, C3H7 बताया, C4H9 और C5H11। ये आपको 4 एल्काइल ग्रुप बताए मैंने। 1 सेकेंड। 5 है सर। हाँ 5। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल। इसका एक स्ट्रक्चर, इसका एक स्ट्रक्चर, इसके 2 स्ट्रक्चर, इसके 4 स्ट्रक्चर, इसके 8 स्ट्रक्चर। जब भी कभी 4 स्ट्रक्चर मिलते हैं बच्चों, तो उन 4 में कायल सेंटर कितने मिलते हैं? 1। और जब भी 8 मिलते हैं तो कितने मिलते हैं कायल सेंटर? 3। अब ये डेटा, अच्छा अब ऐसा मत समझ रहे कि सर को बस 5 तक पता है, इसके आगे 6 भी बन सकते हैं। लेकिन इतनी जरूरत क्या है हमको, 6x13 बनाओगे ना तो 17 बनेंगे, उसमें 9 कायल सेंटर आएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अनलिमिटेड है, फिर बनाते रहो। और इसके आगे जाओगे तो 49, उसके आगे जाओगे तो 100 के ऊपर क्रॉस हो जाएंगे एल्काइल। इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इतना तक तो पूछ लेते हैं सभी एग्जाम में, चाहे बोर्ड हो चाहे कोई कंपटीशन हो। और देखो कितने क्वेश्चन आपके हो गए। जब अभी तो मैंने इन क्वेश्चन केवल एल्डिहाइड कीटोन पे अप्लाई किया था, और एल्डिहाइड कीटोन पे भी मैंने C5H11 का नहीं पूछा था, नहीं तो एक क्वेश्चन और हो सकता था। इसी तरह मैं इस क्वेश्चन को कार्बोक्सिलिक एसिड में अप्लाई कर सकता हूँ, अमाइंस में अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं C4H9NH2 के कितने प्राइमरी अमाइन बनेंगे, क्या जवाब दोगे आप लोग? क्यों बच्चों, क्या जवाब दोगे इसका? 4 बनेंगे। और एक क्या, एक बनेगा। क्या बनेगा? 4 बनेंगे और एक में क्या आ जाएगा, कायल सेंटर, क्योंकि आपको पता है C4H9 के 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। सो लाइक दैट अब आप किसी भी मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ C4H10O में नंबर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर क्या होंगे? नंबर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर C4H9O। C4H10O लिखा मैंने, 9O नहीं, 10O बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब मैंने पूछा एल्कोहल्स, ध्यान देना, जब मैंने पूछा एल्कोहल्स तो एल्कोहल्स निकालने के लिए इससे कौन सा फंक्शन को बाहर करूं मैं? OH। अब बताओ क्या बचा अंदर? C4H9। वेरी गुड, C4H9 बचा। अब बताओ C4H9 के कितने एल्कोहल्स होते हैं, कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? और उसमें कितने कायल सेंटर आते हैं? 1। और क्या उनके नाम बता सकते हो? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसो, सेकेंडरी, टर्सी और एन ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो सारे के नाम भी हो गए और सभी की स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार मैंने ड्रॉ कर लिया है तो हो गया। देखो सिंपल 4 अल्कोहल, कुछ करना भी नहीं पड़ा, बिना फार्मूले के हो गया। और अगर ईथर बनाना है तो सबको पता है ईथर क्या होता है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप। क्यों बच्चों, राइट या रॉन्ग? ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल, तो ईथर। वेरी गुड। तो देखो वही तरीका अपनाओ जो मैंने कीटोन बताया है, एक तरफ मिनिमम एल्काइल और दूसरी तरफ जितने बचे हैं, कितने बचे बताओ जल्दी से? C2H5। अरे एक का बन गया, कितने बचे?
C3H7। और बताओ बड़े वाले को देखो हमेशा, C3H7 के कितने अल्काइल बनते हैं? दो बनते हैं सर। अब अरेंज करो, C2H5O C2H5, इधर का साइज बढ़ाया, इधर साइज छोटा कर दिया। C2H5 कितने बनते हैं टोटल? 1। क्या इसके बाद बनाऊंगा तो रिपीट नहीं हो जाएगा बच्चों? बताओ कितने इथर हो गए? दो। अरे क्या बोल रहे हो, इसके दो, एक तीन इथर। तो बताओ एक मॉलिक्यूल लिखा और आपने सेकेंडों में बता दिया सब कुछ कि इसमें 4 अल्कोहल 3 ईथर बनेंगे, और बिना कोई फार्मूला यूज किए हुए। जब आप किसी चीज़ को थ्योरी से निकालते हो ना, दैट मीन्स यू आर लर्निंग। और जब किसी चीज़ में अप्लाई करते हो फार्मूला, दैट मीन्स उसमें आप चीज़ों को याद कर रहे हो। तो देखो थ्योरी से आ गया, और इतनी जल्दी आप आंसर बता सकते हो कि जैसे मैं पूछ लेता आपसे C5H12O में, देखो जब मुझे एल्डिहाइड कीटोन पूछना था तो मैंने C5H10O दिया था, और जब एल्कोहल पूछा तो C5H12O ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी DU 0 है, तो इसकी DU 0 है तो एल्डिहाइड कीटोन तो नहीं बनेंगे। क्या बन सकते हैं? एल्कोहल और ईथर। ऑक्सीजन अगर है तो एल्कोहल बनाना है तो OH को बाहर करो, क्या बचा अंदर? C5H11। और कितने इसके बनते हैं? 8, और उसमें 3 क्या आते हैं? काय सेंटर। नहीं समझ आया बच्चों? अच्छा बच्चों, एक बार मैंने ड्रॉ कर दिया है तो क्या आप अब वापस से ड्रॉ नहीं कर सकते हो? बस Br की जगह से OH लगा दो। यस सर। है ना सिंपल। अब ईथर आप लोग ट्राई करो, देखो ईथर तो आप लोग ट्राई करो, देखता हूं किसका सही आंसर आता है ईथर का। अभी तक नहीं आया ईथर का आंसर, या वॉइस नहीं आ रही? ईथर बनाने के लिए ऑक्सीजन लिखो, मिनिमम एल्काइल, और कितने बचे? C4H9 मैक्सिमम एल्काइल। बड़े वाले के देखो इसके कितने बन जाएंगे? 4, और एक ईथर क्या होगा? काय सेंटर, एक काय सेंटर होगा। अरेंज करो, C2H5O C3H7। ये कौन है? मैं यहाँ पर दो ऑब्जर्व करो, यहाँ से अगर इस तरह करोगे तो कभी क्लास में नहीं आने दूंगा। C2H5O C3H7, इसमें कितने बनेंगे बच्चों? 2। C3H7 के 2 बनते हैं ना बच्चों? यस सर। वेरी गुड। अगर इसके बाद करूंगा तो रिपीट नहीं हो जाएगा ये वाला? देखो ये C3H7 ये C2H5 बन जाएगा। यस सर। तो ईथर रिपीट हो जाएगा। हाँ, तो कितने बने ईथर? 6 ईथर। अब देखो सोचो बच्चों एक बार, मैं आपसे ये पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में कितने काय सेंटर आते हैं? 3 इसमें, 1 ईथर में, कितने आंसर आ गया? 4। मैं पूछूं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने अल्कोहल जिसमें काय सेंटर हैं? 3 अल्कोहल में काय सेंटर है। मैं इस पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में कितने ईथर जिसमें काय सेंटर हैं? यू विल से 1 ईथर। बताओ इतने सारे क्वेश्चंस विदाउट एनी फार्मूला। यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे धीरे धीरे चलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।